हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। देखिए दोस्तों, हम कर रहे हैं हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 का जो पेपर आया था, और ये हमारा दूसरा भाग है। इससे पहले मैंने एक भाग करवा दिया है। जिसने नहीं देखा है वो अवश्य देखें, और बाकी के PYQ भी मैंने करवा रखे हैं, और शॉर्ट नोट्स हैं जो मेरे, वो भी करवा रखे हैं, वो भी ज़रूर देखें अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो। ठीक है। और मेरे गले में टॉन्सिल है, अगर कोई उच्चारण इधर से उधर हो जाए तो उसको अन्यथा ना ले। तो बीच बीच में मेरा गला सूख जाता है, तो थोड़ी सी समस्या होती है गले में, इसलिए बस आप क्वेश्चन पर ध्यान दें, क्वेश्चन कौन से, और अपनी तैयारी ये देखिए कितनी हो चुकी है। ठीक है। इसके बाद 2019 का जो पेपर आया है हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का, मैं कोशिश करूँगी अगर कहीं से मिल जाए तो मैं वो भी करवा दूँ, और बाकी कुछ शॉर्ट नोट्स भी मैंने बना रखे हैं, तो हो सकता है मैं वो भी करवा दूँ। ठीक है। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। अब 51वां प्रश्न है। 50 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, वो ज़रूर देख लेना। निम्न आलोचकों में मार्क्सवादी समीक्षा के पक्षधर नहीं है, तो आप मेरे को ध्यान रखना है क्या पूछा गया है, नहीं पूछा गया है। तो है नहीं को मतलब जो भी पूछा गया उसको आप अंडरलाइन करेंगे। ये शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा, भगीरथ मिश्र। तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, भगीरथ मिश्र। ये नहीं है। शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त, ये तीनों क्या है, मार्क्सवादी समीक्षा के पक्षधर हैं। तो मार्क्सवाद से प्रश्न आता ही आता है, इसको जरूर याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये इसकी व्याख्या है। भगीरथ मिश्र मार्क्सवाद समीक्षा के पक्षधर नहीं है, जबकि शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र, रामविलास शर्मा ये मार्क्सवादी के पक्षधर हैं। पड़ोस में काम चला हुआ है, उसकी आवाज़ हो सकती है, लेकिन उसको आप ना सुने, अपने काम पर यानी आपके प्रश्नों पर ध्यान दें, क्योंकि अगर मैं उसके बंद करने का इंतज़ार करती तो शायद रात हो जाती और मैं वीडियो नहीं बना पाती। तो ये थोड़ी छोटी मोटी बाधाएं आती रहती हैं, इसको आप अन्यथा ना ले, अपने काम से काम रखें। ठीक है। मतलब कि ये है कि उसको हम इग्नोर करें, क्योंकि हमारा पेपर नज़दीक है, तो कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए। चलो, खड़ी बोल में लिखा गया प्रथम महाकाव्य बिल्कुल आसान प्रश्न है, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है। कामायनी, साकेत, रामायण, प्रिय प्रवास। 52 का प्रश्न आपका स्क्रीन पर है। इसका आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिय प्रवास। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय का महाकाव्य है, और इसमें कितने सर्ग है, इसमें 17 सर्ग है। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, और ये आपके यूनिट नंबर 5 में लगा हुआ है, तो इसे आप ज़रूर याद कर लेना। और ये जो भी देखो, इसका पूरा विवरण यहाँ है, एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं। खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास महाकाव्य के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था। तो यहाँ से प्रश्न काफ़ी बार बनता है कि सर्वप्रिय प्रवास का सर्वप्रथम यानी पहला नाम क्या था, तो ब्रजांगना विलाप था। ये संपूर्ण कृतियाँ वर्णवृत्तों पर आधारित है। तो ये भी पूछा गया है कि इसकी जो काव्य भाषा है वो क्या है, संस्कृत निष्ठ भाषा है, इसकी वर्णवृत्तों पर आधारित है। और इनकी जो हरिओद की जो अन्य कृतियाँ हैं, कोई भी लेखक या कवि आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है तो उसकी अन्य रचनाएं भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें भी आप अवश्य याद करके जाएं। पारिजात, वैदेही वनवास, कृष्ण शतक, कल्पलता, रस कलश आदि भी क्या है, इसकी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचनाएं हैं। कृष्ण शतक इनकी प्रथम रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की, कामायनी भी आपके पाठ्यक्रम में लगी है। कामायनी किसकी, जयशंकर प्रसाद की है। कामायनी में कितने सर्ग है, 15 सर्ग है, और ये क्रम से लगाने आते हैं, तो आप इन्हें ज़रूर याद रखें क्रम से। ठीक है। रामायण महर्षि वाल्मीकि है। और साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। साकेत भी आपके यूनिट नंबर 5 में, इसे भी आप जरूर याद कर लेना। मैं हो सकता है कि कोई अभ्यर्थी भाई पहली बार तैयारी कर रहा है, तो मैं उसे सचेत करती हुई चलूँगी। संविधान में किस धारा के अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाता है,
तो आपको सबको पता है कि जो यूजीसी नेट का आपका सिलेबस लगा हुआ है और यहाँ से एक प्रश्न आता ही आता है। कल की मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसमें मैं अनुमानित यानी मेरे आधार पे बताऊंगी, कोई ऐसा अगर जिसको ज़रूरत हो तो देख लेना। हो सकता है कि आपको, वैसे तो सारा पाठ्यक्रम ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अंतिम समय में हम वही पढ़ना पसंद करते हैं जहाँ से प्रश्न ज़्यादा आने की संभावना है। तो कल की मेरी वीडियो इसी पर रहने वाली है। मैं अपने अनुमान के आधार पर बताऊंगी। वैसे आप सभी एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं, आप सभी जानते हैं क्या महत्वपूर्ण क्या नहीं है। और वैसे तो पेपर लीक थोड़ी हुआ है, लेकिन हम अनुमान पे आधार पर तैयारी करते हैं। कुछ चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, कुछ चीज़ थोड़ी सी कम महत्वपूर्ण होती हैं। तो इसका आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए 120। और मैं उत्तर बताऊं इससे पहले निशान लगा लिया करो और फिर आप ये देखना आपके कितने नंबर आ रहे हैं इतने में से, ठीक है। तो इसका हम एक बार विवरण देख लेते हैं। और एक फीचर होता है, आप उसे क्लिक करके यानी अपनी तरफ से भी आप जूम कर सकते हो सकता है कि आपको स्क्रीन पर छोटा दिखाई दे रहा हो, तो आप उसे जूम कर सकते हैं अपनी तरफ से भी। संविधान में धारा 120 के अनुसार संसद कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाता है। और ये धाराएं अनुच्छेद यहाँ देखेंगे, अनुच्छेद 210 विधानमंडल प्रयोग की जाने वाली भाषा है। देखो ये 120 तो क्या है संसद में होगा। एक यहाँ से प्रश्न काफ़ी अभ्यर्थियों को कन्फ्यूजन रहता है। 120 आप करेंगे संसद में कार्य, यानी संसद में कार्य होंगे 120 में। लेकिन अगर इस 120 को मैं उल्टा कर देती हूँ 210, तो ये होंगे विधानमंडल में, ठीक है। विधानमंडल आए तो आप करेंगे 210, लेकिन संसद में आए तो आप करोगे 120। तो पहले क्या है, पहले संसद होती है, बाद में विधानमंडल उसका छोटा भाग होता है, और संसद क्या होती है, बड़ी होती है। तो पहले क्या है, संसद तो 120 आएगा, बाद में क्या है, विधानमंडल यानी छोटा है तो बाद में 210 आएगा, ठीक है। और 243 के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी रहेगी। भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण होगा। तो ये प्रश्न है तो आसान लेकिन महत्वपूर्ण है, तो एक बार इसे जरूरी देख कर जाएं। और 344 क्या है, राजभाषा आयोग का गठन हुआ था 344 में। तो यहाँ से प्रश्न एक जरूर बनेगा भाषा से संबंधित। हो सकता है कि 2 भी बन जाए, लेकिन एक तो 100% बनेगा ही बनेगा। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, उपयुक्त पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत है। तोड़ती पत्थर, राम की शक्ति पूजा, सरोज समृद्धि, जूही की कली। 54वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और इसका रहेगा सरोज समृद्धि। और ये किसकी, निराला की पंक्तियाँ हैं। सरोज समृद्धि को विश्व का सबसे बड़ा शोक गीत माना गया है। तो यहाँ हम एक बार डिटेल देख लेते हैं। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ जो नहीं कही, और इसका प्रकाशन वर्ष भी पूछा जाता है, 1935 में है। सरोज समृद्धि हिंदी की सर्वश्रेष्ठ प्रथम शोक गीत माना जाता है। और निराला की अन्य कृतियाँ, राम की शक्ति पूजा आपके पाठ्यक्रम में है, ये भी याद रख लेना, क्योंकि इसमें कितनी राम की शक्ति में कितनी पंक्तियाँ, 312 पंक्तियाँ राम की शक्ति पूजा में। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ अन्य तथ्य यहाँ नहीं दिए गए हैं, और जो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। जूही की कली में अश्लीलता का आरोप लगाकर इसे क्या है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती में छापने से मना कर दिया था कि ये क्या है, अश्लील रचना है। और ये मुख्य छंद की पहली रचना है। देखो जो रचनाएं, एक छोटी सी कहानी बताती हूँ मैं, हालांकि इस कहानी में प्रश्न छुपे होते हैं, मैं नहीं चाहती आपका समय खराब करूँ। जो भी रचनाएं सरस्वती में प्रकाशित हो जाती थी, मतलब जो बोलते हैं ना फिल्म हिट होती है, तो वही बात होती थी कि सरस्वती जो उस समय इतनी प्रसिद्ध पत्रिका थी, जो भी सरस्वती पत्रिका प्रकाशित होती थी वो रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध होती थी। तो उस समय सरस्वती का बहुत ज़्यादा नाम था। और इन्होंने तो एक महावीर प्रसाद द्विवेदी का आप ये गुण भी देखें कि ये क्या है, उस समय आप जानते हैं कि जब कितनी जाति पाति इन सब में इतना जो हमारा समाज था, हमारा भारतीय समाज था, बहुत सारी कृतियों में भरा हुआ था, लेकिन फिर भी इन्होंने एक दलित रचना को छापा था। वो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। दलित रचना को इन्होंने छाप दिया था, लेकिन जूही की कली को इन्होंने मना कर दिया था। तो इसका मतलब ये कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो विचार थे वो कितने सामंजस्यवादी थे, और इन्होंने व्याकरण संबंधी शुद्धियों पर भी जोर दिया था।
तोड़ती पत्थर, भिक्षुक, पंचवटी प्रसंग, बादल राग, ये क्या, ये रचनाएं भी आप याद कर लेना, 2-3 बार रिवीजन कर लेना। काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे जो अच्छी तैयारी करके आए हैं तो उनका मैं समय खराब यहाँ नहीं करूँगी। जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो 2-3 बार वीडियो को सुन लेना। अगर आप बर्तन धोते, खाना बनाते बनाते याद करोगी, 2-3 बार सुनोगी तो आपके पक्का याद हो जाएगा। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध, श्रीधर पाठक, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। तो 55 का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसका रहेगा सुमित्रा नंदन पंत। अब हम डिटेल देख लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनकी महत्वपूर्ण जो रचना है चिदम्बरा में, कल चिदम्बरा पे आया था, देखो ये प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। और मैंने कहा था ना कि आप कमेंट बॉक्स में एक अभ्यर्थी ने लिखा भी था कि चिदम्बरा पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कला और बूढ़ा चांद के ने क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब आगे उच्छ्वास 1920, इनके सन याद कर लेना आप। कुछ देखो सबके सन याद नहीं किए जाते हैं, मुझे भी सबके सन याद नहीं है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो सन है जो बार बार पूछे जाते हैं वो तो आप जरूर याद करके जाएं, नहीं तो ये आपको परीक्षा में नुकसान उठाना पड़ सकता है। उच्छ्वास 120, ग्रंथि 1920, वीणा 27, पल्लव 28, गुंजन 32। तो इनको जैसे क्रम से लगे ऐसे ही उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन ऐसे आप क्रम से याद कर लेना। नवरत्न में हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? पदम सिंह शर्मा, मिश्र बंधु, लाला भगवान दिन और जगन्नाथ रत्नाकर। तो यहाँ आप देखेंगे इसका रहेगा आपका मिश्र बंधु हिंदी। मिश्र बंधु श्याम, सुखदेव, शिव बिहारी, ये क्या है? 3 क्या भाई थे और तीनों भाई एक बड़ी इतनी मतलब इनमें मतलब एकता थी कि ये मिलजुल कर अपनी रचनाएं लिखते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है भाई, अपने अपने सब अपना अपना करते हैं लेकिन ये रचनाएं एक साथ मिलकर हिंदी में मिश्र बंधु, ये एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। हिंदी नवरत्न क्या और इसका सन पूछा जाता है, तो यहाँ सन नहीं दिया गया, मैं आपको बता देती हूँ 1913 इसका सन है, काफ़ी बार पूछा जाता है ये। गोस्वामी तुलसीदास, महाराज महात्मा सूरदास, महाकवि देवदत्त, महाकवि बिहारी लाल भूषण मतीराम, महाकवि केसीदास आदि क्या है कवियों को स्थान दिया गया इन्होंने अपनी रचनाओं में। और ये आलोचनात्मक कृतियाँ लिखते थे, मतलब ये देखो यहाँ आलोचनात्मक देखेंगे आप। पदम सिंह शर्मा, बिहारी सत्सई, तुलनात्मक अध्ययन, ये काफ़ी बार पूछा गया, इतनी बार आया, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। बिहारी सत्सई तुलनात्मक अध्ययन किसकी है? पदम सिंह शर्मा की है। बिहारी और देव किसकी है? लाला भगवान दिन की है। और गणाश्री नियम रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। यहाँ देखेंगे राम दहिन मिश्र कृति राम विमर्श से प्रकाशन कब हुआ था? 1 मिनट, 1951, 1947, 1942, 1938 से। तो इसमें आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 1, 1951 में इनका प्रकाशन हुआ था। किसका हुआ था? काव्य विमर्श का। और किसकी रचना है? राम दहिन मिश्र की काव्य विमर्श और 1951। ये तीनों रचनाएं काव्य विमर्श किसके? रामदहिन मिश्र की है और प्रकाशन वर्ष क्या है? 1951 है। अब हम इसका डिटेल देखेंगे। रामदहिन मिश्र काव्य विमर्श का प्रकाशन 1951। इनकी अन्य कृतियाँ काव्यलोक 1940, काव्य दर्पण 1947, काव्य में अप्रस्तुत योजना 1950, काव्य दर्पण काफ़ी बार पूछी गई है 1947, ये आप जरूर याद रख लेना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कौन सा निबंध? देखो कोई भी देखो रामचंद्र शुक्ल तो वैसे हमारे पाठ्यक्रम में लगे भी हुए हैं, लेकिन जो है टीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक आप तैयारी कर रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल के बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। तो जो भी उक्तियाँ हैं, रचनाएं हैं, कथन है, तो उनको आप रामचंद्र शुक्ल की जरूर याद करके जाएँ। मतलब थोड़ा सा ज़्यादा उन पर ध्यान दो। देखो सब कुछ तो याद नहीं होता, ये तो सभी मानते हैं और मैं भी मानती हूँ इस बात को, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें तो हमें याद रखनी होगी, नहीं तो हम परीक्षा में फेल हो जाएंगे। कौन सा निबंध है? बैग की बहार, पवित्रता, उत्साह, मोरिस मोहिक उठाओ। तो यहाँ रहेगा आपका सी उत्साह। अब हम इसकी डिटेल देखेंगे। उत्साह रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। इनके अन्य निबंध करुणा, श्रद्धा और भक्ति, लज्जा और गलानी, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय। कविता क्या है? आपके पाठ्यक्रम में है यूनिट नंबर 9 में। तो कविता क्या है इसके बारे में विस्तार से याद करके जाएंगे। जबकि पवित्रता अध्यापक पूर्ण सिंह की, मोरिस मोहिक उठाओ चंद्रधर शर्मा कुलेरी की करती है। तो जो भी ये तीनों ही जो निबंधकार हैं, अध्यापक पूर्ण सिंह भी और चंद्रधर शर्मा गुलेरी भी, रामचंद्र शुक्ल भी, तीनों ही को याद कर लेना क्योंकि तीनों का आपकी इनकी रचनाएं आपके सिलेबस में है।
अरस्तु का ग्रंथ देखेंगे, रिटोरिक, प्रेयुसु, इलियड, इपिनिका। तो देखो मैं पहले बोल रही हूँ, कल भी एक अभ्यर्थी ने कमेंट किया कि मैम आप उच्चारण मतलब ये नहीं कर पा रही। मैं बार बार मैं नहीं बोलती, मैं एक चीज़ को इतना कि मैं अपने यहाँ समस्या बता रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये पेपर के द्वारा आप अनुमान लगा सकें। मेरे गले में इतना दर्द है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये ना ये पेपर किसी के पास नहीं था, इसलिए मैंने करवाना ज़रूरी समझा। तो आप बस मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मेरे उच्चारण पर ध्यान ना दें। मैं हर 10 मिनट के बाद पानी पीने की मुझे ज़रूरत होती है, मेरा गला सूख जाता है दर्द की वजह से। ग्रंथ में अरस्तु का ग्रंथ है 1959 इसमें है। तो आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रिटोरिक क्या अरस्तु का ग्रंथ है। रिटोरिक अरस्तु का ग्रंथ है। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है पेरिपोइथकेस, तकनेस, रितोरकेस, वसीयतनामा। तो वसीयतनामा में इन्होंने क्या लिखा था कि जैसे उस समय दास प्रथा बहुत ज़्यादा थी, लोगों का इतना बुरा हाल था, जो गरीब थे उन्हें दास बना कर पूरी ज़िंदगी वहीं मर जाते थे, और उनके बच्चे होते तो वहीं मरते थे। मतलब दास प्रथा आप समझ सकते हो इतना तो कि एक तरह से जब तक ज़िंदगी रही तब तक गुलाम। लेकिन अरस्तु ने वसीयतनामा में लिख दिया था कि अभी कोई दास किसी के यहाँ काम नहीं करेगा, सभी आज़ाद होंगे। लेकिन भाई ये भी थोड़े से स्वार्थी थे, इन्होंने जीते जी नहीं इनको आज़ाद किया। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि उनके बारे में थोड़ा बहुत सोचा उन्होंने, कम से कम बाद में तो वसीयतनामा में ये लिख कर चले गए थे। ठीक है, बाद में उसके बाद क्या है, गुलाम नहीं बनाया गया था इनके जो राज्य में, जो भी इनका था। ग्रंथ क्या है, प्रेपसुसु लोजाइंस की है, इलियड होमर की है। तो ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप अपने PYQ किएंगे होंगे तो आपको जानकारी है इस चीज़ की। पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग में नहीं है, कोरवी, कन्नौजी, बघेली, बुंदेली। तो आप सभी जानते हैं सी नहीं है, ये क्या है, पूर्वी हिंदी की है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि मैं बाकी के PYQ भी मैंने करवा रखे हैं, जिसको देखने हो तो देख लेना। बाकी ये तो महत्वपूर्ण है ये आपके लिए। बघेली पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग में नहीं है, पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग में है कोरवी। कोरवी का अन्य नाम क्या है, खड़ी बोली। और हरियाणवी का अन्य नाम यहाँ नहीं दिया गया है, आप सभी जानते हैं बांगरू भी, हरियाणवी को बांगरू भी कहा जाता है। कन्नौजी, ब्रज, बुंदेली बोलियां आती हैं। ठीक है, कोरवी को खड़ी बोली या साहित्यिक भी भाषा कहा जाता है। कोरवी, खड़ी बोली, साहित्यिक भाषा, ये तीनों क्या है, इनके उपनाम हैं। जैसे आपका घर में कुछ नाम आपको प्यार से बोलते हैं, उसी तरह से अन्य नाम इनके भी हैं। हरियाणवी बांगरू, कन्नौजी, ब्रज, बुंदेली बोलियां, जबकि बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी की, ये 3 बोलियां किसकी हैं, पूर्वी की, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये तो आपने रट रखा होगा। रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता है गुलाब राय, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास, कन्हैया लाल। ये क्या है देख लेना भाई, थोड़ा सा कटा हुआ है। 61वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहे, श्याम सुंदर दास से। तो श्याम सुंदर दास की अन्य रचनाएं भी हम देखेंगे, ये हम अन्य रचनाएं भी पढ़ेंगे। रूपक रहस्य के रचयिता श्याम सुंदर दास हैं। इनके अन्य नागरी वर्णमाला बहुत बार पूछी गई, नागरी वर्णमाला, और इसका सन भी याद रखेंगे 1896। तो मैं एक इसी को जोड़कर मैं आपको एक और बता, नागरी प्रचारणी सभा, एक है नागरी प्रचारणी सभा और एक है नागरी प्रचारणी पत्रिका। तो नागरी प्रचारणी जो सभा है इसका सन 1893 है, लेकिन अगर पत्रिका पूछी जाए तो 1896 आएगा। ठीक है, नागरी प्रचारणी सभा आएगा 1893 और नागरी प्रचारणी पत्रिका 1896। पहले सभा का मतलब सभा का याद रखेंगे 1893 और पत्रिका का 1896। तो ये काफ़ी बार पूछी गई है और इसमें काफ़ी अभ्यर्थी कन्फ्यूज हो जाते हैं। नागरी वर्णमाला 1896, हिंदी कोविद रत्नमाला 1900, साहित्य लोचन 1922, भाषा विज्ञान 1929, भाषा रहस्य। और ये किसकी रचनाएं, सारी श्याम सुंदर दास की। रूपक रहस्य भी किसकी है, श्याम सुंदर दास की। देखो मैंने तो इसको ऐसे याद किया था, वैसे आपकी मर्जी, अपने अपने तरीके से। देखो रूपक रहस्य, अब क्या है, समान समान जैसे नाम वाले तो थोड़ा बहुत लॉजिक लगाना पड़ता है। रूप, अब जो जिसका रूप अच्छा होगा तो वो क्या अपने आप ही सुंदर होगा, तो रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास। अब यहाँ देखेंगे गुलाब राय की रचना है नवरस।
विश्वनाथ प्रसाद की वांग्मय और कन्हैयालाल की है काव्य कल्पद्रुम। ठीक है, और ये बार बार रिपीट होंगे सारी की सारी, एक बार आप भी को 2-3 बार सुन लेना। सौंदर्य अलंकार किस आचार्य का कथन है? दंडी का है, भामह का है, उद्भट का है, वामन का है। तो 62वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, वामन। सौंदर्य अलंकार वामन है। तो यहाँ हम डिटेल देखेंगे। सौंदर्य अलंकार आचार्य वामन का कथन है, और इनके अन्य देखो, शरीर तात उद्दिष्टा वचन पदावली, ये दंडी की है। भामह शब्दार्थों सहितो काव्य भामह, ये दोनों ही बार बार पूछी गई है, दंडी वाली भी और भामह वाली भी। ठीक है, तो इसको 2-3 बार सुन लेना। कलम का मजदूर जीवनी किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है? तो बिल्कुल आसान प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रेमचंद। एक है कलम का मजदूर, लेकिन इसी में मैं बता रही हूँ कलम का मजदूर जो है मदन गोपाल की। काफ़ी अभ्यर्थी अभी भी कंफ्यूज में रहते हैं, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, तो देखेंगे। और कलम का जादूगर, कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। एक बार चाहे आप ये 3 चीज़ें तो नोट भी कर सकते हो, जिसको याद नहीं है, जिसको याद है वो तो अच्छी बात है। कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी और कलम का मजदूर प्रेमचंद को कहा जाता है, लेकिन इसकी जीवनी लिखी थी मदन गोपाल ने। तो मैं से कलम का मजदूर में से मदन गोपाल भी याद रख सकते। और कलम का सिपाही लिखी थी अमृत राय ने। अमृत राय इनके प्रेमचंद के ही बेटे थे। और एक है प्रेमचंद घर में, जो आपके पाठ्यक्रम में लगी है, शिवरानी की। तो मैं इनके थोड़े से सन भी बता देती हूँ आपको। कलम का मजदूर 1962 में लिखी गई थी और कलम का सिपाही 1964 में लिखी गई थी। ठीक है, यहाँ डिटेल दी होगी ये, हाँ भाई ये डिटेल दे रखी है। कलम का मजदूर 1964 में है और ये मदन गोपाल की है। मुंशी प्रेमचंद की अन्य जीवनी कलम का सिपाही 1962। तो पहले देखो, अब इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बताऊं भाई, अपना पिता सबको सिपाही लगता है तो वो सिपाही बना कर लिखेंगे, और कलम का मजदूर कोई अन्य लिखने वाला था, उनको तो मजदूरी लगेंगे। भाई कौन अपने पापा को मजदूर बनाता है, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। फिर सन में कंफ्यूज हो जाएगा, तो वो मैं बता देती हूँ। कलम का सिपाही यानी पहले अपने पिता के बारे में कोई बढ़ चढ़ की मैं सबसे पहले लिखूं, तो 1962 अमृत राय ने लिख दिया। उसके 2 साल के बाद क्या है, किसने लिख दिया? मदन गोपाल 1964 में। और भाई पत्नी तो सबसे पहले लिखेगी, और शिवरानी ने 1944 में ही लिख दी थी इनकी प्रेमचंद घर में जीवनी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस रस का स्थायी भाव इसमें है? अद्भुत, करुण, भयानक, विभत्स। तो इनके सारे स्थायी भाव आप या कल भी मैंने बता दिए थे आपको, क्योंकि कल भी एक प्रश्न आया था, अद्भुत रहेगा। तो ये देखो पूरी डिटेल दी हुई है, पूरा विवरण पढ़ लेते हैं एक बार हम। श्रृंगार रति, श्रृंगार रति देखो, एक श्रृंगार इसमें जिसमें पति पत्नी का प्रेम होता है, प्रेमी प्रेमिका का, उसे रति बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जैसे माँ और बेटा बेटी का यानी पिता का, तो वो दुलार, वो अलग होता है। लेकिन यहाँ रति प्रेम भाव होता है, वो आप समझ सकते हैं। करुण, इसमें शोक और हास्य, हास, वीर उत्साह, भयानक भय, रौद्र क्रोध, ये रौद्र वाला काफ़ी बार पूछा गया। शांत निर्वेद, ये भी, और भी बच्ची की, तीनों ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये वाला, बाकी तो देखो थोड़े बहुत हो ही जाते हैं, वैसे आप बचपन से याद करते आ रहे हैं, कोई आपको समस्या होगी नहीं, आपको याद होगा। मसूदा सन का किस बोली के मानक हिंदी खड़ी बोली का आधार मानते हैं? 65वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसमें हरियाणवी हम। अब है 66वां प्रश्न। मसूद हसन का हरियाणी बोली को मानक हिंदी की खड़ी बोली का आधार मानते हैं। मतलब जो खड़ी बोली का है वो हरियाणवी से ही खड़ी बोली का हुआ है विकास, इस तरह मानते हैं। धारा धरावन शीर्षक कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पदबद्ध अनुवाद में किसने किया है? तो 1966 का राय देवी प्रसाद पूर्ण है इसके। तो यहाँ देखेंगे डिटेल, हम पूरी विवरण देखेंगे। धारा धरावन कालिदास के मेघदूत अत्यंत सरस पदबद्ध अनुवाद ब्रजभाषा में हुआ है, राय देवी प्रसाद पूर्ण ने किया है। इनकी कृतियाँ स्वदेश, कुंडल, मृत्युंजय, राम रावण विरोध, राजदर्शन। में एक मिनट पानी पी लेती हूँ मैं। तो ये हमने कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। साहित्य में प्रयुक्त
भाषा के आधार पर नामवर सिंह ने अपभ्रंश के कितने भेद किए। देखो भाई ये प्रश्न है ना हरियाणा में ही नहीं नेट में भी काफ़ी बार पूछा गया, मैंने ये नोट किया है। जैसे मैं PYQ कर रही थी तो मैंने देखा था ये बहुत बार पूछा है। हो सकता है कि जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनकी नज़र में नहीं आया वो, तो इसलिए मैं आपको सचेत कर रही हूँ। तो एक बार इसको आप ज़रूर देख लेना, 2 भाग हैं इसके। साहित्य में प्रयुक्त भाषा के आधार पर नामवर सिंह ने अपभ्रंश के 2 भेद किए, पूर्वी तथा पश्चिमी। सब शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? आसान प्रश्न है बिल्कुल, ये 3 प्रकार की है, जो अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। लेकिन क्या है कि हमें जब सब कुछ हम तैयारी कर चुके होते हैं तो हम इतना पढ़ चुके होते हैं कि हमें छोटी छोटी चीज़ें ध्यान नहीं रह जाती हैं और इधर उधर हो जाती हैं। तो एक बार मैं इसको पढ़ देती हूँ ताकि आपकी जो याद है ताज़ा हो जाए। अभिधा जिसमें साक्षात सांकेतिक अर्थ होता है, साक्षात मतलब जो सही में, मुख्य अर्थ या वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली अभिधा शक्ति कहलाती है। जो मुख्य अर्थ है, जैसे बिल्कुल आप जो सिंपल वाक्य में जैसे राम विद्यालय जाता है तो ये बिल्कुल सीधा ये अभिधा हो गया। लक्षणा मुख्य अर्थ का बोध होने पर रूढ़ि का प्रयोजन के कारण मुख्य अर्थ के संबंध में अन्य अर्थ की प्रतीति होती है, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति या विपरीत अर्थ का बोध न हो तो मुख्य अर्थ से होता है, न कि लक्ष्य अर्थ, अपितु कथन संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ से व्यंग्यार्थ को प्रकट किया जाता है। जो न काम अभिधा से चलता हो न लक्षणाते, तो वो तीसरी आ जाती है व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है, और व्यंजन में एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगी, इसमें उदाहरण के द्वारा ये तीनों बता दूंगी। इश्क नामक किसका काव्य है? तो ये बिल्कुल आसान है, सभी को याद होगा ये। तो इश्क नामक किसके? बोधा की है। और इसकी एक ट्रिक मैं बता देती हूँ, इश्क में नाम क्या पड़ गया? बोधा। तो यहाँ देखेंगे इश्क लता घनानंद की जैसे ट्रिक हो, जैसे इस लताएं कैसी होती है? घनी होती है। इसके में नाम क्या पड़ गया? बोधा पड़ गया। 76 साल दशक भूषण की है। और केशवदास रसिक प्रिया। तो केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है, जो किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। लेकिन काफ़ी अभ्यर्थियों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि एक कठिन गद्य का प्रेत भी आता है, तो वो भी रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। लेकिन कठिन काव्य का प्रेत है केशवदास, जो कैसे कठिन और कैसे, मतलब माफ़ कीजिए, कैसे काव्य और कैसे केशवदास। और एक होता है कठिन गद्य का प्रेत, कठिन गद्य का प्रेत वो है अज्ञे। ठीक है, तो इनमें कन्फ्यूज नहीं होना है। औचित्य मत का प्रतिपादन कर उसे काव्य के प्राण के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं आचार्य आनंदवर्धन, आचार्य कुंतक, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य क्षेमेंद्र। तो 17वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, आचार्य क्षेमेंद्र। औचित्य ज़्यादातर मैंने देखा है कि औचित्य का जहाँ भी जिक्र आए वहाँ क्षेमेंद्र ही उत्तर होता है। और ये क्या है, 99% ठीक है ये, मतलब क्या है 90% मैं कह सकती हूँ कि ज़्यादातर जो औचित्य जहाँ पर क्षेमेंद्र आता है, वो एक आध अपवाद तो हर जगह हो जाते हैं, तो वो अपवाद की तरफ इतना मुश्किल पेपर आपका आएगा नहीं। अजातशत्रु नाटक कब प्रकाशित हुआ था? 1922, 1926, 1930, 1931। पहले तो ये नाटक किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। और इसका सन क्या है? 1922। अजातशत्रु नाटक जयशंकर प्रसाद का है 1922। इसके अन्य नाटक भी निम्न हैं, तो इनके नाटक आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, उनको अच्छी प्रकार से याद कर लेना। जयशंकर प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण है। सज्जन 1910, ये क्या है? इनका प्रथम नाटक है सज्जन। और कल्याणी परिणय 1912। करुणालय, कहीं कहीं करुणालय 1913 भी है, मैंने तो ज़्यादातर 1913 ही पढ़ा है या 1912 दिया है। लेकिन आप इतना याद रखें, अगर क्रम से लगाना आ जाए तो पहले कल्याणी परिणय आएगा, बाद में करुणालय आएगा। ठीक है। प्रायश्चित 13, प्रायश्चित खुद कोई प्रायश्चित नहीं करना चाहते, प्रायश्चित तो 13 ही है, मेरा नहीं है। ऐसे भी राज्यश्री 1915। राज्यश्री इनका प्रथम ऐतिहासिक है, मतलब इतिहास की जो रचना इनसे राज्यश्री से इन्होंने शुरुआत की थी इतिहास पर लिखने से। विशाख 1921 और जन्मेजय का नागयज्ञ 1926। 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक थे ये महावीर प्रसाद द्विवेदी। 1903 से लेकर 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ही रहे थे। इससे पहले कौन रहे थे? इससे पहले रहे थे डॉक्टर श्याम सुंदर दास।
जो कि 1900 से लेकर 1903 तक रहे थे। लेकिन काफ़ी अभ्यर्थियों को कन्फ्यूज रहता है कि श्याम सुंदर दास है या चिंतामणि घोष है, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है काफ़ी अभ्यर्थियों को। मैं बता देती हूँ कि संस्थापक आ जाए, संस्थापक तो चिंतामणि घोष होंगे संस्थापक, और अगर संपादक आ जाए, देखो संपादक आएगा, पहले संपादक श्याम सुंदर दास होंगे, लेकिन अगर संस्थापक आ जाए, संस्थापक और संपादक में अंतर होता है, तो संस्थापक चिंतामणि घोष आएंगे। तो इसमें इसका अंतर आप जरूर जान लेंगे। और सरस्वती पत्रिका के संपादक मंडल में जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, श्याम सुंदर दास है, राधा कृष्ण दास है, कार्तिक प्रसाद खत्री है, किशोरी लाल गोस्वामी है, ये भी आप याद कर लेना। गिरियसन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में बांटा है? 73वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और इसका है 5 भागों में बांटा है। तो ये 5 भाग आप यहाँ देखेंगे। 5 वर्गों में बोलियों को बांटा किसने? गिरियसन ने बांटा है। पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी उसकी बोलियाँ, उत्तरी पूर्वी मेवाती अहिरवाती, मध्य पूर्वी राजस्थानी ढूंढाई उसकी बोलियाँ, दक्षिणी पूर्वी मालवी तथा रागड़ी राजस्थानी निमाड़ी। तो एक बार इस वीडियो को रोककर अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे। आगे बढ़ते। चंदायन की रचना कब हुई थी? तो ये भी बहुत बार है। पहले तो चंदायन किसकी है? मुल्ला दाऊद की रचना है। किसकी है? मुल्ला दाऊद की। और इसका सन है ऑप्शन नंबर 1 1379 रहेगा। चंदायन, माफ कीजिए, चंदायन की रचना 1379 है। चंदायन मुल्ला दाऊद की प्रथम सूफी प्रेमा काव्य है। नायक भी बहुत बार पूछे जाते हैं। लोर लोरिका नायिका चंदा की प्रेमी, नायक का नाम तो क्या है? लोर है, और नायिका का नाम क्या है? चंदा है। लोरक भी मिल सकता है कहीं कहीं। भारत भारती का प्रकाशन और भारत भारती रचना आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, तो इनको भी आप पढ़कर जाएंगे। इसको और अच्छी प्रकार से याद कर लेना, ठीक है। 75वां का रहेगा आपका 1912। भारत भारती 1912 की है। भारत भारती 1912। और इसके जो लेखक है मैथिली शरण गुप्त हैं। भारत भारती की मूल प्रेरणा मुझते से हाली ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई है, ठीक है। तो ये लाइन भी याद करेंगे। और इसके अलावा जो नहीं दिया है वो मैं बता देती हूँ। भारत भारती के लिए ही इन्हें राष्ट्र कवि कहा गया है। और किसने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा। इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी भारत भारती के लिए। वैसे सबको याद है, लेकिन जो नए हैं तो उनको भी हमें साथ लेकर चलना पड़ता है। कई लोगों ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है? पुरानी बेसवाड़ी कहा है, छत्तीसगढ़ी कहा है, गढ़वाली कहा है, मगही कहा है। 76वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पुरानी बेसवाड़ी। कई लोगों ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है? पुरानी बेसवाड़ी कहा है। तो यहाँ देखेंगे कई लोगों ने तुलसी की भाषा को पुरानी बेसवाड़ी कहा। कई लोगों ने जिसे पुरानी बेसवाड़ी कहा वह वस्तुतः पुरानी अवधि ही है, यानी पुरानी अवधि का नाम ही पुरानी क्या है? बेसवाड़ी है। कुछ लोगों ने बेसवाड़ी के अंतर्गत अवधि और बघेली दोनों को ही रखा है। अब 77वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ये तो क्रम से आता ही है, तो क्रम से लगाना है इसको। 77वें प्रश्न को आप लगाएंगे सांदे गीत, निर्जा, रश्मि, निहार, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए सांदे गीत किसकी है? 1936। और ये सारी महादेव वर्मा की रचनाएं हैं, ये भी याद रखें। सांदे गीत 1936 और निर्जा 1935, रश्मि 1932। ये उल्टा दिया गया है, तो ये अवरोही क्रम में लगाना था। आरोही अवरोही क्रम दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। आरोही मतलब होता है चढ़ता क्रम और अवरोही होता है उतरता क्रम, ठीक है। तो आरोही, ये देखो इन्होंने कन्फ्यूज करने के लिए अवरोही लिख दिया। और हम क्या करेंगे? जल्दबाजी में आरोही अवरोही पढ़ेंगे नहीं, बस जो पहले है उसको ढूंढेंगे और आगे बढ़ेंगे और ये आके लगा देंगे भाई हमारा ये प्रश्न ठीक हो गया। तो ये अवरोही पूछा है तो पहले 1936 आएगा सांदे गीत, फिर निर्जा 35, रश्मि 32 और निहार फिर 30, ठीक है। अगर आरोही आता तो फिर ये 30 वाला उठा लेते हैं, उल्टा कर देते हैं। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है, महाकाव्य है, मुक्त काव्य है। तो संदेश रासक रहेगा खंड काव्य है। और ये किसकी? अब्दुल रहमान की है। कहीं कहीं अब्दुल रहमान भी आता है और अब्दुल रहमान एक ही बात है, यानी एक ही
लेखक के नाम है ये काव्य कालिदास और मेघदूत से प्रेरित है। ये जो संदेश राशक है ये मेघदूत, जो कालिदास की मेघदूत रचना है उससे प्रेरित है। ठीक है। और जैसे मेघदूत, इसको एक कल्पना कर लो, मेघदूत जैसे मेघ दूत मतलब कि कोई संदेश लेकर जाते हैं, दूत जाते हैं संदेश लेकर। और अपने बादलों को भी देखा होगा कि जब बारिश का मौसम है तो कैसे इधर के उधर जाते हैं, जैसे लग रहा है जैसे संदेश लेकर जा रहे हो। रचनाकार ने इसका मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण मतलब जो कोई भी रचना है जब शुरू होती है तो किसी गीत या किसी देवता, जैसे सरस्वती मंगलाचरण, लक्ष्मी मंगलाचरण, गणेश मंगलाचरण, काफ़ी रचनाएं आपने पढ़ी होगी तो उसमें के बारे में दिया होता है। हिंदू मुसलमान और दोनों धर्मों की तो ये पहली रचना थी जो संदेश राशक थी। ये पहली रचना थी जिसे हिंदू मुस्लिम की एकता पर लिखी गई थी। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की रूपायन किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद, स्वामी दयानंद सरस्वती और महात्मा गांधी, राधाकृष्ण। तो इसका आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की का रूपायन महात्मा गांधी ने किया था। तो ये देखो यहाँ भी मद्रास ऐसे शुरू हो रहा है और यहाँ भी मद्रास में से महात्मा गांधी। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? आगे हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। तो 80 का रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख कृतियाँ मिट्टी की ओर 1940, चित्तौड़ का 1948, रेती के 1954 और हमारी सांस्कृतिक एकता 1955। देखो भाई वीडियो है ना, एक बार अगर आपको याद नहीं हो तो दूसरी बार स्पीड बढ़ाकर देख लो। दो स्पीड बढ़ाकर देखोगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आपका पक्का याद भी हो जाएगा। निम्न में कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? वर्ण व्यवस्था का समर्थन, रहस्यवाद की अभिव्यक्ति, ब्रह्माडंबरों का खंडन, गुरु की महत्ता। तो इसमें संत काव्य की विशेषता कौन सी नहीं है पूछा गया है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपसे है पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। तो वर्ण व्यवस्था का समर्थन संत काव्य ने नहीं किया था। वर्ण व्यवस्था आप समझते हो ना कि ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ये चारों वर्णों में हमारा समाज उस समय बटा हुआ था, तो इनका इन्होंने समर्थन नहीं किया था। किस आचार्य ने अपने ग्रंथ में काव्य प्रयोजन का स्पष्टीकरण बतलाते हुए संस्कृत का भाई लेकिन पूछ लिया गया है? तो ये 82 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, भामह। तो कांता सम्मति, देखो इस वर्ड को भी अगर आप पकड़ लेते, कांता सम्मति उपदेश में, तो भामह ने ही कांता सम्मति, कांता का मतलब समझते हो ना, कांता किसको कहा जाता है? पत्नी को कहा जाता है कांता। अभी आगे बढ़ते हैं। 83वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, लाइक कर देना। बिहारी की तीनों बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम किसने दिया? तो बिहारी की जो तीनों बोलियां एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम किसने दिया है? गिरियसन, सुनीति कुमार चटर्जी, भोलानाथ तिवारी, धीरेन्द्र वर्मा। 83वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इसका आपका उत्तर रहेगा गिरियसन। क्या है? बिहारी नाम किसने दिया है? गिरियसन ने दिया है। तो यहाँ हम डिटेल पढ़ेंगे। बिहारी की तीनों बोलियों का एक वर्ग बिहारी नाम गिरियसन ने दिया है। गिरियसन ने पहली बार लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में वर्तमान उत्तरी बिहारी, दक्षिणी बिहारी, उत्तर प्रदेश में बोली जाने भाषाओं को सम्मिलित स्वरूप वहाँ की क्षेत्र में परिलक्षित कर दिया। और मतलब जो भी आसपास जो भाषाएं बोली जाती थी जिसमें उत्तरी दक्षिणी जैसे वर्तमान में, तो उनको सबको इकट्ठा करके एक ही नाम दे दिया, भाई ये बिहारी की भाषा, ये बिहारी भाषाएं हैं। ठीक है, बिहारी बोलियां हैं, भाषाएं। आगे बढ़ते हैं। नव जागरण सुधारवादी संस्थाओं की शुरुआत का सही, देखो ये सारी संस्थाएं हैं ना, मैंने एक जगह लिख रखी है। मैं कोशिश करूंगी अगर मुझे समय मिला तो मैं आपको ये करवा दूंगी। वैसे आपने एक जगह लिख रखी है तो अच्छी बात है, आप उन्हें एक एग्जाम के समय 2-3 दिन पहले उसे रिवीजन उसका करके ज़रूर जाएं। तो इसका आपका रहेगा 84वां। पहले मैं इसको पढ़ देती हूँ फिर मैं आपको इसका उत्तर बताऊंगी। इसका आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज। तो भाई यही क्रम इनका चलता रहेगा। इसका आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्म समाज। सबसे पहले ब्रह्म समाज आएगा। ब्रह्म समाज 1828, प्रार्थना समाज 1867, आर्य समाज 1875
और थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875। तो पहले ब्रह्म समाज 1828, प्रार्थना समाज 1867, आर्य समाज 1875 और आर्य समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी दोनों ही क्या है 75 है, लेकिन इनके जो जो महीने होते हैं उनमें अंतर है। ठीक है, तो ये देखो इनकी पूरी डिटेल यहाँ भी दी गई है, वैसे मैंने बता भी दी है। एक बार आप वीडियो को रोककर अपनी तसल्ली के लिए अच्छी प्रकार से याद कर लेना। कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? तो पहले तो आप ये बताओ कि वियोगात्मक और संयोगात्मक में क्या अंतर होता है, कि वियोगात्मक किसे कहते हैं, संयोगात्मक किसे कहते हैं। देखो दोस्तों, जो वियोगात्मक होती है, जो वियोग मतलब जिसका होता है बिछुड़ना, यानी अलग अलग हो, और संयोग मतलब होता है जोड़ना, किसी भी चीज़ को हम जोड़ देते हैं। तो आपने देखा हो, पहले मैं इसका उत्तर बता देती हूँ फिर मैं आपको बताऊँगी। अपभ्रंश भाषा वियोगात्मक भाषा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आकृति और रूप की दृष्टि से अपभ्रंश तथा हिंदी, अपभ्रंश का ही जो बिगड़ा हुआ रूप क्या है हिंदी, अपभ्रंश फिर अवट आई फिर हिंदी आई, सभी जानते हैं। वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है, जबकि संस्कृत है और पाली प्राकृत। देखो अपभ्रंश और हिंदी तो क्या है वियोगात्मक है, और जबकि संस्कृत पाली और प्राकृत क्या है संयोगात्मक है। तो संयोग में जुड़ी, देखो आपने संस्कृत में पढ़ा होगा ना, तमेव माता च पिता तमेव, तो ये क्या है जोड़े गए हैं, मतलब इनका अलग अलग नहीं किया गया। जबकि हिंदी में आपको तुम्हें मेरी माता हो, तुम्हें मेरे पिता हो, तो वियोग अलग अलग कर दिया गया है। जबकि संस्कृत में क्या है जोड़ दिया गया है, तमेव माता चाहिए इकट्ठे होते हैं, तो इनमें ये अंतर होता है। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? नंददास, चतुर्भुजदास, सूरदास, कृष्णदास। 86वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसका रहेगा आपका सूरदास। साहित्य लहरी सूरदास की है, और ये क्या है ब्रजभाषा के लेखक हैं, कवि हैं। साहित्य लहरी के रचयिता सूरदास। साहित्य लहरी 1550। अलंकार, और ये भी रचनाएं काफ़ी बार आते कि कौन सी रचनाएं अलंकार और नायिका भेद पर है, तो अलंकार और नायिका भेदों का उदाहरण इसमें प्रस्तुत किया गया है। ये भी पूछा गया कि इसमें कितने दृष्टिकूट पद है, इसमें 118, साहित्य लहरी में 118 दृष्टिकूट पद हैं, और इनकी अन्य कृतियाँ सूरसागर और सूरसारावली है। सूरसागर को इनकी प्रसिद्धि का आधार माना गया है। जसर चरियू के लेखक कौन है? जसर चरियू के लेखक स्वयंभू है, पुष्पदंत है, धनपाल है, अब्दुल रहमान है। तो 87वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पुष्पदंत। जसर चरियू किसकी? पुष्पदंत की है। तो यहाँ हम पुष्पदंत के बारे में पूरा विवरण देखेंगे। जसर चरियू लेखक पुष्पदंत है। इनकी अन्य कृतियाँ महापुराण इनकी बहुत बार पूछी गई है। महापुराण, गय कुमार चयू, जसर चरियू। महापुराण में क्या 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है कितने महापुरुषों का जीवन चरित्र है, तो 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र है। पुष्पदंत को हिंदी का बहुभूति कहा जाता है। पुष्पदंत को हिंदी का क्या कहा जाता है? बहुभूति। अब क्या है पुष्पदंत, देखो पुष्प और बहुभूति है, जैसे हरियाणा में बोला तो मैं हरियाणा की तो बहुभूति बोलते हैं हमारे यहाँ। तो पुष्प जैसे भगवान की पूजा करते तो पुष्प चढ़ाते हैं और बहुभूति चढ़ाते हैं, तो इसे ऐसे लिंक करके भी आप याद कर सकते हैं। स्वयंभू की रचना है पयुमचर्यम, जो कि रामचरित्र पर आधारित है पयुमचर्यम। और धनपाल भविष्य का, अब्दुल रहमान संदेश रासक जो हम पढ़ के आए हैं अभी। और शंभू को रामकुमार वर्मा ने क्या माना था? अपभ्रंश का पहला कवि माना था। सरेपा को किसने माना था? राहुल संकीर्तन ने माना था। दब से आओ प्रयास नामक अपभ्रंश में निकली रचना किसने की? ये है आसगु सालिभद्र सूरी, देवसेन धर्मसूरी। 88वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और ये इसके देवसेन के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। दब से आप प्रयास नामक ग्रंथ ही, इनकी भाषा काफ़ी बार पूछी जाती है। इनकी भाषा क्या है? अपभ्रंश भाषा है। और इसकी देवसेन ने 1933 में श्रावकाचार, इनकी जो प्रथम रचना है ये काफ़ी बार पूछी गई है। जो प्रथम रचना कौन सी है? श्रावकाचार, और 1933 इसका सन है। और इसमें 252 में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया। जो श्रावक धर्म है उसके नियम इसमें लिखे गए हैं। देवसेन के नैनचक्र, ये काफ़ी बार पूछी गई। नैनचक्र, दर्शनशाल, भाव संग्रह, तत्वसार, ये सारे 2-3 बार इसको आप सुन लेना, याद हो जाएंगी। आसगु चंदलबाला और शालिभद्र भारतेश्वर, बाहुबली, जैनधर्म, सतुली, बुद्धरास, ये सारी रचनाएं महत्वपूर्ण है। नासिके तो उपाख्यान के रचयिता कौन है?
सदा सुखलाल है, सदल मिश्र है, इंशाअल्लाह खा है, लल्लूलाल है। तो इसमें आपके रहेंगे नासिक के तो उपाख्यान के ऑप्शन नंबर आपका रहेगा बी, सदल मिश्र। सदा सुखलाल हैं के लेखक हैं, सुख सागर के लेखक सदा सुखलाल, ये तो याद रह जाएगा आपको। वैसे पुरानी रचनाएं ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं। लल्लूलाल प्रेम सागर, इंसाल का रानी केतकी की कहानी। हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन। देखो भारतीय हिंदू की जो रचनाएं हैं ना, जो पत्रिकाएं हैं और रचनाएं दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो ये पत्रिका एक जो आपका ये पत्र पत्रिकाएं लगी हुई है उनको भी आप जरूर याद करके जाना। और जो पुरस्कार है इनके ज्ञानपीठ है, साहित्य अकादमी, इनको भी एक बार आप जरूर देख लें। तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा 1873। तो हरिश्चंद्र मैगजीन किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। और इनकी अन्य पत्रिकाएं कविवचन सुधा इनकी पहली है 1868। उसके बाद हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 और उसके बाद बाला बोधनी 1874। बाला बोधनी इनकी महिलाओं पर आधारित पत्रिका थी 1874। नाम से ही प्रतीत हो रहा है बाला बोधनी। कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है? अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, संस्कृत। 91% आपका रहेगा संस्कृत क्या है? मध्यकालीन नहीं है। तो ये क्या है? प्राचीन काली, क्योंकि संस्कृत, पाली, प्राकृत ऐसे इसकी सीरीज चलती है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवट और फिर क्या है हमारी लास्ट में हमारी क्या हिंदी आएगी। तो देखेंगे पाली का समय आपका रहेगा 1500 ईसा पूर्व से प्रथम ईस्वी, फिर प्राकृत का प्रथम ईस्वी से 500 ईस्वी तक और अपभ्रंश का 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो आपके हिंदी 1000 ईस्वी का समय माना जाता है आपके हिंदी का। काव्य के कितने प्रधान वेद होते हैं? 3, 2, 6, 4। 92वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इसके आपके 2 होते हैं। काव्य के प्रधान वेद कितने होते हैं? 2। एक होता है दृश्य काव्य और एक होता है सर्वे काव्य। जैसे आप देख रहे हो मैं सर्वे काव्य और मुझे सुन भी रही हो। थोड़ा सा इधर से उधर से हो गया भाई, माफ़ी चाहूँगी। 1 मिनट जल्दी हम कर लेंगे। तब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी भी मैंने करवा रखे हैं, जैसे PYQ जिसको वो देखने वो भी देख लेना काफ़ी सारे। और मैंने शॉर्ट नोट्स के द्वारा भी कुछ वीडियो करवाई हैं। और पहली यूनिट की तो मैंने बिल्कुल सिलेक्टेड ही 3 वीडियो करवा रखी हैं। उन्हीं में से 1% ज़रूर आएगा, वो भी ज़रूर देखें। देखो मैं उतने करवाती हूँ जहाँ से प्रश्न आने की संभावना है, बाकी भर भर के तो पढ़ते ही रहते हैं हम। अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन 1948। देखो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो निबंध लगे आपका पाठ्यक्रम में, तो उसमें क्या है आपके अशोक के फूल का, हालांकि अशोक के फूल आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन उस निबंध में बार बार अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष ये सारी जानकारी आई। तो ये अशोक का फूल निबंध बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और इसका सन भी पूछा जाता है 1948। फिर इनकी कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितरक 1957, विचार प्रवाह 1959, कुटज 1964, साहित्य सहचर 1965, आलोक पर्व 1972। जो हमारे पर्व होते हैं भाई वो बड़े बेहतर होते हैं, अच्छे होते हैं। तो आलोक पर्व 1972। तो ये सारी रचनाएं एक बार आपको पढ़ लेना, सुन लेना। आगे बढ़ते हैं। 94वां प्रश्न आपकी डॉक्टर रसाल का ब्रज भाषा काव्य है, यानी जो आपके डॉक्टर रसाल की जो काव्य है इनमें से ब्रज भाषा में कौन सा लिखा गया ये आपको देखना है। ठीक है, तो इसका रहेगा 94वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इसका रहेगा उद्धव शतक। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का ब्रजभाषा काव्य उद्धव शतक अर्थात उद्धव ब्रजांगना, इसके 2 नाम है, उद्धव ब्रजांगना भी कहा जाता है। 1970 इनकी प्रसिद्ध कृति काव्य पुरुष है। इनकी रचना में सन 1955 में खड़ी बोली में हुई थी। तो किसकी काव्य पुरुष की भाषा क्या है? खड़ी बोली। और इनका सन क्या है? 1955 है। केंद्रीय प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है, मैं पहले ही आपको सचेत करती हुई चल रही हूँ, जो प्रश्न बार बार पूछा गया है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी मानकीकरण का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? 1957 में हुआ, 1967 में, 1945 में, 1983 में। तो 95 प्रश्न आपके स्क्रीन पर 1983 में।
तो ये प्रश्न मैंने इतना PYQ में देखा कि बार बार आया हुआ है, तो इसे आप याद करके जाना भाई, ये गलत मत कर देना। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण प्रकाशन 1983 में हुआ था। लजाराम मेहता का उपन्यास कौन सा है? आदर्श हिंदू, सरकारी नारा, गुप्त गोदान, राधाकांत। 96 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, आदर्श हिंदू। देखो आदर्श जो हिंदू होते हैं, आदर्श मतलब अच्छा, जो जिसमें अच्छे गुण हैं, तो वो लज्जाते नहीं, शर्माते, कोई भी कार्य करने थे नहीं, ये अगर मैं ये कार्य करूँगा तो क्या है, लोग मुझे क्या कहेंगे, तो उसमें एक लज्जा का भाव होता है। ऐसे भी ट्रिक लॉजिक से आप याद कर लिया करो, क्योंकि सारी रचनाएं ऐसे याद करना मुश्किल हो जाता है। लज्जाराम शर्मा का उपन्यास आदर्श हिंदू 1914। धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा, परतंत्र लक्ष्मी, इतनी बार आदर्श दंपत्ति भी पूछा गया है। बेगड़े का सुधार 1900, गुप्त गोदान 1913, देवकी नंदन खत्री के राधाकांत 1918 ब्रजनाय साय रचित के उपन्यास है। तो ये भी आप याद कर लेना। कंकाल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? 1926, 1927, 1928, 1929। तो 27वां प्रश्न, माफ कीजिए 97, ऑप्शन नंबर डी 1929। यहाँ मैं लिख देती हूँ 1929। अब हम इसका विवरण पढ़ेंगे। कंकाल जयशंकर प्रसाद का है, पहले तो आप ये याद रखेंगे, और प्रकाशन वर्ष 1929 है। और कंकाल की विधा क्या है? उपन्यास है ये, क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है ना कि ये नाटक है कि उपन्यास है, निबंध है, क्या है, तो कंकाल क्या है? उपन्यास है। सन क्या है इसका? 1929। किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। इस उपन्यास में तत्कालीन समाज का यथार्थ नग्न चित्रण हुआ है, मतलब ये जो वर्तमान की जो विसंगतियाँ होती हैं, कुरीतियाँ, उसका विवरण इसमें दिया गया कंकाल में। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अन्य उपन्यास तितली 1934, इरावती, ये क्रिया इनका अपूर्ण है, मतलब ये पूरा नहीं हुआ, इरावती इनका अधूरा रह गया। वो ये जो लेखकों की जितनी भी रचनाएं ना अधूरी हैं, उनको भी याद करके जाना है। जैसे प्रेमचंद का मंगलसूत्र है, जो उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया था। कब किया था? 1948 में किया था। फिर जयशंकर प्रसाद का जैसे इरावती है, ये 1936 में लिखा, अपूर्ण ऐतिहासिक है। लेकिन क्या है, ये इरावती क्या है? ऐतिहासिक है, इतिहास से संबंधित है। निम्न कृत्यों में कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृतियाँ नहीं है? तो ये मैं विशेषकर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसी गलतियाँ करते हैं कि वो जल्द, उसे याद तो उनकी तैयारी होती है, लेकिन वो एक लॉजिक की तरह लॉजिक से प्रश्न पत्र हल नहीं करते थे। जल्दबाजी में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो 2-3 है को नहीं पढ़ते हैं, ऐसी गलतियां करते हैं, तो इसीलिए आपको फंसाया जाता है इनके लिए। तो आपको क्या करना है? फंसना नहीं है, सबसे पहले इसको अंडरलाइन करना, फिर हम निश्चित हो जाएंगे कि इस प्रश्न में पूछा क्या गया है। सबसे पहले आपका काम है इसको अंडरलाइन करना, फिर प्रश्न को पढ़ना। तो हमने अंडरलाइन कर लिया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं पूछा गया है, तो 3 तो होंगी और 1 नहीं होगी। प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम पुष्पावली। तो क्या है? प्रेम पुष्पावली नहीं है, बाकी प्रेम मालिका है, प्रेम सरोवर है, प्रेम फुलवारी किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। तो प्रेम पुष्पावली भारतेंदु काव्य कृति नहीं, ये है प्रताप नारायण की है। देखो प्रेम पुष्पावली, जब कोई प्रताप ग्रहण करता है, प्रताप मतलब प्रसिद्धि आता, तो उस पर प्रेम भी लोगों का बहुत उमड़ता है। जैसे IAS का रिजल्ट आता है, आप देखते होंगे, बड़े पुष्प भी उन पर बरसाए जाते हैं, तो उनका क्या होता है? प्रताप होता है। प्रेम पुष्पावली, उन्हीं पर प्रेम बरसाया जाता है और उन्हीं पर पुष्प बरसाए जाते हैं। इनकी काव्य कृतियाँ हैं मन की लहर, बिरला स्वागत, लोकतिस्तक, दंगल खंड आदि। जबकि प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी आदि भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृतियाँ हैं। सिंघल के लोग किस भाषा को मागधी कहते हैं? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। 99वां प्रश्न ऑप्शन नंबर बी रहेगा, पाली। सिंघल के लोग पाली को क्या कहते हैं? मागधी। यहाँ देखेंगे सिंघल के लोग पाली को मागधी कहते हैं। अब है ये हमारा अंतिम प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही आरोही में लगाना है। आरोही मतलब चढ़ते क्रम में लगाना है। पहले अवरोही पूछा गया था, उतरता, अब चढ़ता पूछ लिया गया है। ठीक है। प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला। तो इसका आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम के 1922 की रचना है। पहले हमें रंगभूमि 1925 है, कायाकल्प 1926 है, निर्मला 1927 है। एक बार हम इसका डिटेल देख लेते हैं। प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 27।
ठीक है, तो जिसने पहला वाला भाग नहीं देखा है वो भी ज़रूर देख लेना। एक भाग मैंने पहले डाल रखा है, ये हमारा दूसरा भाग था हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का। और मैं कोशिश करूंगी 2019 वाला भी मुझे प्रश्न पत्र मिल जाए। 2019 में भी आपका हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था। और जिसके पास है ना, तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देना भाई। और व्हाट्सएप ग्रुप से आप ज़रूर ज्वाइन कर ले, व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाएं, वहाँ मैं इसकी PDF भी भेज दूँगी। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा है स्पेशल, जो तैयारी करते हैं अभ्यर्थी उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है और वो बिल्कुल निःशुल्क है, उनसे भी आप ज़रूर जुड़े। बाकी मैंने PYQ काफ़ी करवा रखे, वो भी देख लेना। और बाकी रचनाएं वो और भी हैं, और कुछ वीडियो ऐसी हैं जो आपके फ़ायदेमंद बना रखी है मैंने, जैसे ई ऑप्शन से संबंधित डाउट है वो भी मैंने वीडियो बना रखी है। इसके अलावा आपके पाठ्यक्रम में क्या क्या आएगा, बहुत सारे अभ्यर्थियों को तब भी कन्फ्यूज, वो भी मैंने बना रखी है। और कल की हमारी वीडियो रहेगी कि कहाँ से कितने प्रश्न आने की संभावना है, कौन सी रचनाएं महत्वपूर्ण है, तो वो भी वीडियो मैं जल्दी ही लेकर आ रही हूँ। तो अगर आप ये सब वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी इसका फ़ायदा उठा सकें। अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। और मैं चाहती हूँ इसी भर्ती में आपका चयन हो जाए। हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहे। जय हिंद, जय भारत।